हमारी मेहनत का पैसा सरकार कहाँ वेस्ट कर रही है? हमारे टैक्स के पैसे नेता लोग कहाँ उड़ा रहे हैं? भारत में इतनी गरीबी क्यों? क्यों अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज़्यादा गरीब? आप सभी ने ये बात किसी न किसी को कहते हुए तो सुना ही होगा कि ये ऑफिसर हमारे पैसों से ही सैलरी पाता है। नमस्कार, मैं यश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द ठंडा गरम। आज हम बात करेंगे हाल ही में आए बजट 2023, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शरद दीक्षित, जो कि इकोनॉमी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका अनुभव 7 वर्षों से अधिक है, जिनकी 5 किताबें अमेज़ॉन एवं फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, जो कि 2014 से 2017 तक फैकल्टी ऑफ RBI भी रहे। चलिए चलते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एक्सपर्ट डॉक्टर शरद दीक्षित। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सर हमारे चैनल द ठंडा गरम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बेसिकली सर आज हम बात कर रहे हैं जो इंडियन बजट अभी लॉन्च हुआ है, अभी जो पारित हुआ है 2023 में। सो बेसिकली सर हम इस चैनल पे सर एनालिटिक्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो भी सरकार ने चीज़ें लॉन्च करी हैं, जो भी देश विदेश में चल रहे मुद्दे होते हैं उन पे सर हम बात करते हैं। तो सर मेरे कुछ आपसे कुछ अहम क्वेश्चंस होंगे सर। जी सर, मैं चाहूँगा कि आप उसके आंसर करें। सर सबसे पहले सर मैं और मेरी पूरी पब्लिक जानना चाहेगी कि सर बेसिकली मोटा मोटा सर बजट होता क्या है? देखिए, मैं अर्थशास्त्र में प्रोफेसर होने के साथ साथ शिक्षक भी हूँ, तो बेसिकली सामान्य जितने भी जनजीवन है, जितने भी लोग हैं वो ये जान लें कि बजट शब्द बेसिकली फ्रांस का वर्ड है, और बजट शब्द का सामान्य अगर अर्थों पे ये करें कि गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उसकी एक बैलेंस शीट होती है, जिसमें एक तरफ ये दिखाया जाता है गवर्नमेंट के पास वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है और उस इनकम को किस तरीके से एक्सपेंड करती है। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे देश का जो बजट है वो डेफिसिट बजट है, घाटे का बजट कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और हमारी रेवेन्यू कम है। ठीक है ना? तो बजट सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि सरकार के आय और व्यय का एक वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का डिस्क्रिप्शन होता है। जी, मीन्स कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पर पैसे जा रहे हैं, ये बेसिकली इसका अर्थ। धन्यवाद सर। थोड़ा सा इससे एक और रिलेटेड एक टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है सर। सर हम किताबों में, इंटरनेट में कई सारी बातें ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। कई बार हमने ये सुना भी है कि हम लोग सर अपने टैक्स दे रहे हैं, हम लोग GST भर रहे हैं, बट सर मेरे दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमने जो प्रोडक्ट खरीदा, जो प्रोडक्ट मैंने एक कंज्यूमर से, एक दुकान से, शॉप से बाय किया, उसकी MRP में भी क्या कुछ सरकार का थोड़ा सा मार्जिन होता है जिससे वो उसमें टैक्स में या फिर बजट में बढ़ा सके? देखिए, दो चीज़ें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ठीक है। केंद्र सरकार का आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि भारत में इनकम टैक्स देने वालों का नंबर बहुत कम है। हमारे यहाँ की लमसम 140 करोड़ की आबादी में अगर आप एस्टिमेटेड देखें तो कोविड के बाद मेरे हिसाब से 8 या 9 करोड़ ही पॉपुलेशन है जो इनकम टैक्स पे करती है। इस कारण कि भारत की जो सबसे अधिक आय का स्रोत है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी हम कोई कमोडिटी किसी भी माध्यम से खरीदते हैं, किसी भी शॉप से खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडेड ऑन द टैक्स। तो उसमें गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स चाहे पुअर हो, चाहे रिचर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी लोग देते हैं। अब GST के बनने से, जुलाई 2017 से जब GST को इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें कई सारी स्लैब्स बनाई गई, तो GST देना कंपलसरी है। और गवर्नमेंट ने लास्ट अगर हम कुछ मंथ की बात करें तो कुछ मंथ में भारत का GST कलेक्शन डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनकम का एक मेन सोर्स के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स है। मीन सर आपका कहने का मीन्स ये है कि अगर मैं एक शॉप से एक शैम्पू खरीदता हूँ तो उसकी MRP में ही सरकार का मार्जिन। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि बेसिकली गवर्नमेंट में कई सारे सेक्टर्स डिफाइंड है, जैसे डिफेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, तो सर ये जो बजट पारित होता है इसमें किन किन सेक्टर्स में किस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं,
ये कुछ इस बारे में? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इंडिया का जो सबसे बड़ा जो सेक्टर माना जाता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे सेक्टर्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल एक्यूमुलेशन है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सारे सेक्टर्स को इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जी सर। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारे यहाँ एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग अब अच्छी तरीके से जानते हैं, सेविंग्स करते नहीं है, रोज इनकम करते हैं और रोड उसको एक्सपेंड करते हैं, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, कई सारे डेली वेजेस वाले आते हैं। तो गवर्नमेंट ये अब जैसे कोविड के ड्यूरेशन में ये समझ में आया कि जो हेल्थ इकोनॉमी सेक्टर है इस पे भी एक अच्छा अमाउंट खर्च करना चाहिए, और एसओसी को भी काफ़ी ध्यान रखना है। एसओसी मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोविड के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जो पॉजिटिव अप्रोच पे खड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ने इस बार जो बजट बनाया है उसमें उन्होंने एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है, हॉस्पिटल पे भी उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि कोविड में उन्होंने देख लिया कि हॉस्पिटल जो हॉस्पिटलिटी है उस पर हमें कितना फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए नए लैबोरेटरीज, इनोवेशन सेल्स को इस्टेब्लिश किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने एग्रीकल्चर फंड को इस्टेब्लिशमेंट करने का इस बार प्रावधान बनाया है, और एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड, बाया नाबार्ड भी उन्होंने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एजुकेशन के लिए नई नई डिजिटल लाइब्रेरी इस बार ओपन की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूरल बच्चा है, डिजिटलाइजेशन का जो एज है, इस एज में जो भी छात्र हैं जो रूरल में रहते हैं उन तक भी शिक्षा बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो सरकार हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंडस्ट्रीज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कंट्री का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और कंट्री की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पीरियॉरिटी तय करती है। सबसे चीज पीरियॉरिटी तय कर दिया कि सबसे पहले हमें इस सेक्टर को, फिर इसके बाद ऑन टॉप टू लेवल, इस तरीके से तय करने के बाद उसी हिसाब से गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करने का प्रावधान बनाती है। एक वर्ड सर, दो वर्ड हैं बेसिकली, दो वर्ड सर वो रिलेटेड है आपस में ही, तो वो सर मुझे काफी वर्ड सुनने में मिलते हैं, रिसेंटली सुनने में मिले हैं क्योंकि बजट आया है। एक पहला वर्ड है सर कैपिटल एक्सपेंस और दूसरा वर्ड है सर रेवेन्यू एक्सपेंस। देखिए, दो चीजें होती हैं जब हम लोग बजट पढ़ते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। तो एक होता है जब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैपिटल बजट भी आता है और रेवेन्यू बजट भी आता है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो हम एक तरीके से उसमें मशीनरीज भी आते हैं, इक्विपमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों के लिए कितना पैसा हमने रखा हुआ है कि ये हमारा कैपिटल है, मतलब इंडिया के पास कितनी मशीनरीज हैं, कितने टूल्स हैं, या जो हमें परचेज कर रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कहाँ से हमने उसकी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। और यही कैपिटल और जो रेवेन्यू बजट है, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि कैपिटल में हम लोग अपने स्टॉक्स को देखते हैं और रेवेन्यू में हम अपने लिक्विडिटी फॉर्म में देखते हैं। मींस जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप की कह सकते हैं, जैसे वन टाइम स्पेंड, कोई हमने आर्किटेक्चर बना दिया तो वो कैपिटल में आ जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ। और सर जो हम हर वीक कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मैंने हर वीक या हर मंथ पे किया, जिस टाइप ऑफ सरकार सैलरी देती है, गवर्नमेंट को जिस तरीके से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट, जैसे मान लीजिए ये अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने टोल प्लाजा बनाए, ठीक है, गवर्नमेंट ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, NHAI बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो एक तरीके से कंट्री के लिए कैपिटल का भी काम कर ले, ठीक है। अब हम लोग जब उससे निकलते हैं तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जो भी टोल सर्विस, जो टोल चार्जेस है, तो गवर्नमेंट उसके द्वारा ही क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। क्योंकि होता क्या है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी एक्सपेंड नहीं करता जी, वो कभी भी सोशल गुड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। किसी के घर के सामने की रोड खराब है और वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम रोड बनवाएं, ये काम गवर्नमेंट का है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो एंटरप्रेन्योर या कैपिटलिस्ट कभी नहीं चेंज कराएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कराएगी। तो गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करेगी उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने का वो भी कॉन्सेप्ट रखेगी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट में यही डिफरेंस है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो काफी देर तक वेट नहीं कर सकता है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसे रिटर्न चाहिए, और गवर्नमेंट धीरे धीरे डे बाय डे, 10 ईयर 100 इयर्स का वो एक टाइम प्रोसेस चलता है। थैंक यू सर। सर ये एक्सपेंडिचर बजट, हमने इस साल पैसे कहाँ खर्च करे हैं
इसके बारे में देखिए, दो चीजें। 2019 में जब 2019 के लास्ट में कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड स्टार्ट होने के ड्यूरेशन में 20 में कोविड आया और 20-21 का जो टाइम पीरियड था बड़ा ही क्रिटिकल था हमारे यहाँ की पब्लिक के लिए और सारी वर्ल्ड के लिए भी क्रिटिकल था। तो उस समय गवर्नमेंट ने ये चीज़ जाना कि लोग शटडाउन हुआ, लोग घर पे रहे, तो गवर्नमेंट को ये अच्छी तरीके से पता हो गया था कि गवर्नमेंट की इंडिया की पब्लिक के पास या पब्लिक के पास इस समय करेंसी नहीं है, लिक्विडिटी इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं है। बिल्कुल। तो जब 2022 का बजट आया तो 22 के बजट में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड बजट बनाया। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड बजट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी में एक बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती है। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट किसी की इनकम होता है। जब गवर्नमेंट ने इतनी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक के पास पहुंचा। पब्लिक ने उस इन्वेस्टमेंट जो इनकम जनरेट हुई उस इनकम से डिमांड क्रिएट करी, डिमांड से कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा देश का, प्रोडक्शन से कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ी और नेशनल इनकम के साथ पर कैपिटल इनकम बढ़ी। तो अब सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है, अब धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर हो रही है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो इस बार के बजट में भी क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम मान के चलिए मोर देन 70% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, और लोअर और मिडिल क्लास की इनकम को बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से उनके पास पैसा उनके पास पहुंचे, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि बजट जो भी गवर्नमेंट प्रिपेयर करे वो एक्सपेंडिचर बेस्ड होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैंने सुना है, कहीं ना कहीं मैंने सुना है, और हाँ सर मैंने ये अपने लोकल में रहते हुए सब चीज़ें देखी भी हैं कि सर भारत के लोग में से सिर्फ 2% पीपल, जो भारत की जनता है या भारत का पूरा पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 2% पीपल ही टैक्स पे करता है, जबकि अमेरिका 80% पीपल वहाँ के टैक्स पे करते हैं। तो क्या सर, क्या ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम आज भी डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है? सीधी तौर से आप ये एक बात जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और पब्लिक के द्वारा ही गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का चयन किया जाता है। गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम को करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, इनकम चाहिए होती है, ठीक है ना। पहले क्या था, तो जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं था तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिसके कारण जो सप्लायर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो टैक्स को चोरी कर लिया करते थे, जिसकी घटनाएं आज भी आपको देखने को मिल जाती है। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंड करेगी, खर्च करेगी सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो हो नहीं पाएगा। दूसरी समस्या ये है कि भारत में जब लोगों की इनकम कम थी, जब लोगों की इनकम कम है, जब वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि पॉपुलेशन का जब सेंसस किया जाता था तो हर व्यक्ति के यहाँ पहले लोग जाते थे जी, एक जनगणना सर्वे टाइप का होता था। इस बार जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना हुई, क्योंकि सबके आधार कार्ड बने, गवर्नमेंट को कितना ज्यादा एक्सपेंड होता था गवर्नमेंट को सेंसस को क्रिएट करने में, ठीक है, कितना ज्यादा। अब इस बार पहली जो डिजिटल पॉपुलेशन किया गया है, सबके आधार कार्ड बने हुए, गवर्नमेंट का उतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमने डेटा उनके पास अवेलेबल था, तो कहीं ना कहीं से हमने इसमें सेविंग की, नहीं हमारा एक ह्यूज अमाउंट खर्च होता, गवर्नमेंट का खर्च होता। तो उसी तरीके से कि गवर्नमेंट का जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, ठीक है, अब जो लोग टैक्स है, अच्छा आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप अपनी इनकम का सही डिटेल्स दीजिए तो आप कभी नहीं देंगे, ठीक है। जब आप सही डिटेल्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट आप पर इनकम टैक्स इंपोज नहीं कर पाएगी। जब आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे, इनकम टैक्स नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट का जो सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है टैक्स का, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट बजट बनेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर डेफिसिट बजट रहेगा तो गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करेगी। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्राइवेटाइजेशन में जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी। और अगर हमें आप डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड इकोनॉमी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट जी, और डेवलपिंग इकोनॉमी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है सेविंग्स। बिल्कुल, हम लोग की टेंडेंसी है कि हम लोग इतनी इनकम हो रही तो इतनी सेविंग्स करें। जब हम सेविंग्स करेंगे तो हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा। जब हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे, तो जैसे डिमांड नहीं करेंगे तो हमारी सारी चीजें अफेक्टेड हो जाएंगी। वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर एंटरप्रेन्योर, वहां के कैपिटलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है उनकी इकोनॉमी। और हम लोग इसीलिए सरकार ने बहुत अच्छा स्टार्टअप का जो प्लान है बहुत अच्छा है कि हम लोग सर्विस सेक्टर में जॉब ना करके एक प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें और दूसरों को जॉब दें।
जस्ट लाइक शार्क टैंक में भी हमने अभी कुछ टाइम से देखा है। अगर इस तरीके से हमारे यहाँ इस तरीके के स्टार्टअप्स, अभी G20 में भी कानपुर विश्वविद्यालय के 2 स्टार्टअप्स बहुत अच्छे सेलेक्ट किए गए, तो इस तरीके से अगर स्टार्टअप बनेंगे, लोग इनोवेटर्स खुद बनेंगे, हम लोग इंडस्ट्री खुद लगाने का प्रयास करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एक्युमुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन जब कंट्री में अच्छा होगा, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा हुआ है विकसित देश का, उसको हम बहुत जल्दी ही साकार करेंगे। और इस बार का बजट काफी अच्छा बजट रहा, लमसम 45 लाख करोड़ का जो बजट आया है, लगभग एक अमाउंट है 45 लाख करोड़ का है, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड बजट है और कहीं ना कहीं समावेशी विकास को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। क्योंकि एक चीज़ उन्होंने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कही थी कि आगामी 25 देशों के 25 वर्षों को ध्यान में रखकर इस बजट की रूपरेखा की गई है। तो मेरे हिसाब से ये बजट कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में आर्थिक विकास को एक सकारात्मक दिशा एवं दशा देने का प्रयास करेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबको इस सेशन के बाद बजट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर हम और आप इसी तरह से बजट के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो फिर हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सरकार से कि बॉस जो हमने पैसा दिया वो आपने कहाँ लगाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द ठंडा गर्म। नमस्कार।